नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज तुर्की के बाद कंगाल पाकिस्तान को चीन ने तमाचा जड़ते हुए वीजा देने पर रोक लगा दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने भूकंप की तुलना परमाणु बम के फटने से कर दी। यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा ने आसमान में गुब्बारे जैसी चीज दिखने पर अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। और चुनावी साल में राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका पर कांग्रेस असमंजस में फंस गई। ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से। तुर्की नहीं, पाकिस्तान को उसके सबसे अजीज दोस्त चीन ने भी तमाचा जड़ दिया। चीन उसकी कंगाली और कर्ज की भूख से इतना घबरा गया कि अपने देश में पाकिस्तानियों की नो एंट्री कर दी, वीजा देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान में अपने दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन को भी चीन ने बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान को तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है। पुराने दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं। और तुर्की के बाद चीन ने भी ऐसा ही किया। जिस वक्त पाकिस्तान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त उसने अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तान को यह झटका तब लगा जब चीन ने वहां के लोगों को वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि पाकिस्तान मझधार में फंसी वो कश्ती है जिसका डूबना तय है। पाकिस्तान के पास न पैसा है और न ही ऐसा कोई उपाय जिसके दम पर वो आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर आ सके। अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए वो कर्ज का कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू हो चुकी है। लोग आटे और चावल को भी तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर सके। और अब चीन ने पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखकर वहां के लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उसने पाकिस्तान में अपने दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के दूतावास ने इस कदम को उठाने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया और उसने ये भी नहीं बताया कि कॉन्सुलर सेक्शन को दोबारा कब खोला जाएगा। चीनी दूतावास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में इसे बंद करने की घोषणा की है। नोटिस में कहा गया कि 13 फरवरी से शुरू हुई ये मंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। साथ ही चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में रहने के दौरान अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। चीन की सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब 12 फरवरी को शहबाज शरीफ सरकार ने वादा किया था कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के इस वादे पर चीन को जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार चीन के नागरिक आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट कर रहा है। असल में पाकिस्तान के ग्वादर में बड़ी संख्या में चीन के नागरिक काम करते हैं, जिन पर कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। पिछले दिनों टीटीपी के आतंकियों ने पेशावर की एक मस्जिद पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों से चीन घबराया हुआ है। उसे ये डर सता रहा है कि वहाँ उसके नागरिकों पर कभी भी हमले हो सकते हैं। इसीलिए वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान में सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। वहीं तुर्की से हुई इंटरनेशनल फजीहत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। डैमेज कंट्रोल भी ऐसा कि पूरी दुनिया में उनकी और बेइज्जती होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के दूतावास पहुंच गए। भूकंप के बाद शहबाज शरीफ तुर्की जाने वाले थे। वो अपने दौरे का ऐलान कर चुके थे, यहां तक कि तुर्की के लिए अपने मंत्रियों को साथ लेकर निकलने ही वाले थे। लेकिन उसी वक्त तुर्की ने उनकी यात्रा रद्द कर दी। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल फजीहत हो गई। तुर्की तो पाकिस्तान के सबसे पक्के दोस्तों में था, लेकिन तुर्की ने ही शहबाज शरीफ के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा पाकिस्तान को इसलिए चुभने वाला था क्योंकि भारत की तुर्की में जोरदार एंट्री हो चुकी थी। भारत की एजेंसियां तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं, जिसकी तुर्की भी तारीफ कर रहा है। और जब पाकिस्तान के लोग भी शहबाज शरीफ को आईना दिखाने में लगे तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी। अब उन्होंने अपनी पूरी सरकार की वजीहत करवाने का प्लान बनाया और तुर्की को अपना समर्थन देने के लिए इस्लामाबाद में तुर्की के दूतावास पहुंच गए। शहबाज शरीफ वहां अकेले नहीं गए, बल्कि विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री और दर्जनों अफसरों को साथ लेकर पहुंचे। तुर्की के दूतावास को संवेदना व्यक्त करने की चिट्ठी वो कूटनीतिक रास्ते से भी भिजवा सकते थे। यहाँ तक कि तुर्की के राजदूत को अपने दफ्तर में भी बुला सकते थे। लेकिन राजदूत को मिलने के लिए पूरी सरकार को लेकर पहुंचना सबको हैरान करने वाला है। खासतौर पर जिस वक्त तुर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस कदम को तमाशा कहा जाने लगा। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के दोस्त ही नहीं बल्कि उसके पाले हुए आतंकी संगठन भी आंखें दिखाने लगे हैं उसे। आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान को तमाचा जड़ते हुए उसे इस्लाम के लिए खतरा बता दिया। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के लिए बनाया था, जिसने अब टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की राह पकड़ ली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी टीटीपी की तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया।
मतलब पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंक के जाल में फंस गया। एक रोज पहले इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में एक लेख छापा जिसमें उसने पाकिस्तान को इस्लाम के शरीर का कैंसर बता दिया। यही नहीं, न्यूज़ 18 के पास इस आतंकी संगठन का वो एक्सक्लूसिव लेख भी मौजूद है जिससे उसने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की और उसने लोगों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाने और आतंकी संगठन में शामिल होने की अपील की। मतलब ये कि पाकिस्तान के बनाए आतंकी संगठन अब उसके लिए ही चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि आतंकी संगठन टीटीपी ने पहले से ही वहां दहशत मचा रखी है और अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। और अपने लेख के जरिए ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें हथियार उठाने के लिए भी उकसा रहा है। उसका ये भी कहना है कि जो लोग हथियार नहीं उठा सकते वो सोशल मीडिया पर उसका समर्थन करें ताकि वो उनकी मदद से पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंके। यही नहीं, उसने ये भी ऐलान किया कि वो अपनी मैगजीन में उन आत्मघाती हमलावरों के बारे में भी बताएगा जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस बीच पाकिस्तान में आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि अमीर लोगों के मुल्क छोड़कर भागने की खबर आई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को कई बड़े देशों का वीजा मिलने में परेशानी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मची भगदड़ की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है। विकसित देशों को लगने लगा है कि पाकिस्तान के लोग अगर घूमने भी आ गए तो वहां से निकलने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने के मामले में बड़े बड़े देशों ने सतर्क होना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जिंदाबाद की जगह अब एक नया नारा लगने की खबर है। ये नारा है जिंदाबाद। जबकि पहले वहां के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। मतलब साफ है कि लोगों को अब वहां जीना मरने से भी बदतर लग रहा है। इसलिए जो भी लोग पाकिस्तान से निकलने का खर्च उठाने लायक हैं वो बस भागने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत रोजाना खराब हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई तो पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है। अब सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का नया बम वहां की जनता पर फोड़ दिया और मिनी बजट के जरिए पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़कर रख दी। हर चीज पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया। मिनी बजट के जरिए 11,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वसूलने का प्लान बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतना भारी भरकम टैक्स वसूलना भी कर्ज मिलने के लिए काफी नहीं है। आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि टैक्स के जरिए होने वाली कमाई को 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ाया जाए। वो शर्त पूरी न होने की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने का रास्ता अब भी साफ नहीं है। इसलिए वहां के लोग भी समझ रहे हैं कि उनके दर्द का कोई अंत नहीं है, बल्कि सरकार उन पर बोझ अभी और बढ़ाने वाली है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बदलाव कर दिया। रेटिंग गिरने की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया, जबकि पहले ही पाकिस्तान की हालत भिखारियों जैसी हो चुकी है। आईएमएफ तो छोड़ो, उसके करीबी मित्र देश तक उस पर कोई रहम नहीं कर रहे। ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने उसकी क्रेडिट रेटिंग गिरा दी। पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग CCC+ थी, लेकिन अब इसे गिराकर CCC- कर दिया गया। पूरी दुनिया में हाथ फैलाए घूम रहे पाकिस्तान के नेताओं के लिए इस फैसले से मुश्किलें और बढ़ गई। क्रेडिट रेटिंग से पता चलता है कि कोई मुल्क कर्ज लौटाने के लायक है या नहीं है। इतनी खराब रेटिंग का मतलब साफ है कि कर्ज मिलना तो दूर, पाकिस्तान के साथ कारोबार करना भी जोखिम भरा काम है। और यही वजह है कि कंगाल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने मंत्रियों को वेतन तक नहीं दे पा रही। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मंत्री बिना तनख्वाह के काम करेंगे, क्योंकि दिन बीतने के साथ ही पाकिस्तान का खजाना खाली होता जा रहा है। वहाँ रोटी के लिए तरसती भीड़ सड़कों पर है, जबकि फैक्ट्रियों और दुकानों पर भी ताले लटकने लगे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारों की एक पूरी फौज तैयार हो गई है और वहाँ पाई पाई को तरस रहे लोग अपनी सरकार को जमकर कोस रहे हैं। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि वहाँ सत्ता में बैठे लोगों के शौक और रईसी की वजह से ही पाकिस्तान ऐसी बदहाली देख रहा है। कहा जा रहा है कि जनता के इसी गुस्से को कम करने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्रियों के वेतन नहीं लेने का शगुफा छोड़ दिया गया, ताकि पाकिस्तान की भूख से तड़प रही जनता को यह बताया जा सके कि सत्ता में बैठे लोगों को उनकी चिंता है। हालांकि कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार का यह ऐलान वहां के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान की यह खस्ता हालत एक दिन या एक महीने में नहीं हुई है, बल्कि कई महीनों से पूरी दुनिया को यह बात पता थी कि पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। लेकिन तब वहां की सरकार ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया, जबकि वहां का रेलवे विभाग तो करीब 1 महीना पहले ही कंगाल हो चुका था। रेलवे के कर्मचारियों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जबकि 2 हफ्ते पहले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% की कटौती का फैसला भी ले लिया गया था। लेकिन मंत्रियों की सुविधाएं और वेतन इतने बुरे हालात के बाद भी कम नहीं हुए और इसी वजह से वहां के लोग अपनी सरकार के मंत्रियों के वेतन नहीं लेने के फैसले पर भी उन्हें कोस ही रहे हैं, क्योंकि इस फैसले से जनता की वाहवाही लूटने की कोशिश में जुटी शहबाज शरीफ सरकार महंगाई का एक और बम फोड़ने वाली है।
और ये बम ऐसा है जो महंगाई की आग में पेट्रोल का काम करेगा, क्योंकि वहां की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा सकती है, और वो भी एक साथ 1 लीटर के लिए पूरे 32 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा वसूले जा सकते हैं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम सुबह से बढ़ सकते हैं, जिसके बाद वहां 1 लीटर पेट्रोल का दाम 249 से बढ़कर 281 पाकिस्तानी रुपए हो जाएगा, जबकि 1 लीटर डीजल 262 के बजाय 295 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। माना जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला ले लिया तो वहां हाहाकार मच जाएगा। उधर अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की बढ़ती अहमियत के लिए पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि पाकिस्तान दावा करता है कि अफगानिस्तान उसका दोस्त है, उसने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की है। वहां तालिबान सरकार बनने के बाद तो उसका रोल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए या उसके बुरे कर्मों का फल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अफगानिस्तान के मुद्दे पर उसे पूछा तक नहीं गया, जबकि भारत के एनएसए ने हाल ही में रूस में इस मुद्दे पर बात की। वहां अफगानिस्तान में शांति पर अलग अलग देशों के एनएसए से बात हुई, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल हुए। चीन और कजाकिस्तान जैसे देश भी बैठक का हिस्सा बने, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी को याद तक नहीं आया, जिस पर दुनिया में नहीं पाकिस्तान के अंदर भी उसकी सरकार की खूब थू-थू हुई। वहां के लोगों ने माना कि भारत ने अफगानिस्तान की पैसों से मदद की, वहां के छात्रों को सहूलियत दी, जिससे अफगानिस्तान का रुझान भारत की ओर बढ़ गया। एक तो इंडिया की तरफ उनका रुझान इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो हमसे मशी उभरती हुई ताकत है। वैसे पिछले कुछ महीनों से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि पाकिस्तान में काम करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर दोनों के बीच ठनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान की सीमा पर यह संगठन आतंकवाद फैला रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान के तालिबान को जिम्मेदार ठहराती है। या यूं कहें कि पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार डाल दी। यही नहीं, पैसों की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने उसकी कोई मदद भी नहीं की, जबकि भारत अफगानिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है, और इसीलिए रूस ने भारत से अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की, जिसके बारे में सुनकर पाकिस्तान की जनता बौखला गई। उसे लगने लगा कि भारत धीरे धीरे पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 1-2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो सकते हैं। जिस तरह हालात नजर आ रहे हैं तो जैसे एक मुल्क के क्या 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान के लोगों का डर ज़बां पर आ गया। वैसे भी बांग्लादेश बनने के बाद उनके दिमाग में यह बात बैठ चुकी है, लेकिन महंगाई और पैसों की तंगी ने उनका डर बढ़ा दिया, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान को तोड़ना आसान होगा, क्योंकि उसके पास न खाने के पैसे हैं न जंग लड़ने के। इस बीच मोदी के बाद पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी लिया जाने लगा और उनकी भी तारीफ की जाने लगी। वहां के विशेषज्ञ खुलकर यह मान रहे हैं कि भारत ने सही समय पर सही फैसले लिए, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रही। लेकिन पाकिस्तान में काम करने वाले नहीं बल्कि हुल्लड़ मचाने वाले लोगों को तरजीह मिली। इमरान की सरकार हो या शहबाज सरकार, दोनों ने बड़े बड़े पदों पर योग्य लोगों को नहीं बल्कि नेताओं के रिश्तेदारों को बिठाया, जिनके उल जलूल फैसलों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उनके नाम तो बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे। उन्हें पाकिस्तान के हक में फैसला लेना ही नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार के भंवर जाल में फंसता चला गया। पाकिस्तान में आर्थिक मामलों के जानकारों ने इसी वजह से पुरानी और नई दोनों सरकारों को कोसा और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मिसाल दी। Early 90s that to turn the country around they need competent people. They bring in people like Manmohan Singh. यानी भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पाकिस्तान में इन दोनों नेताओं जैसे नेताओं की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि इनके कड़े फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना दिया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब भी परिवारवाद में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बड़े पदों पर काबिल लोगों की नियुक्ति हो ही नहीं पाई। पाकिस्तान के विशेषज्ञों ने इस बात को बार बार हाईलाइट किया और अपने नेताओं को सच का आईना दिखाया। The only requirement it seemed to me at least from the outside was how boisterous can you be? पाकिस्तान में लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का जिम्मा सौंपा था, उन्होंने उसे दीमक की तरह खोखला कर दिया। उन्होंने अपनी पॉकेट भरने के लिए पाकिस्तान का खजाना खाली कर दिया और अब पाकिस्तान में जनता सड़क पर रोटी के लिए जंग लड़ रही है, क्योंकि कोई भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस भ्रष्ट देश को अठन्नी तक नहीं देना चाहती। इधर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की वजह से रामपुर की स्वार विधानसभा सीट को खाली घोषित किया जाता है। असल में 2008 के एक मामले में मुरादाबाद की निचली अदालत ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। उधर अमेरिका में पुतिन के परमाणु बॉम्बर और लड़ाकू विमानों की घुसपैठ की कोशिश के बाद वहां खलबली मच गई। रूस की इस हरकत के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन तुरंत एक्शन में आ गया।
क्योंकि अमेरिकी राज्य अलास्का के नजदीक रूस के खतरनाक बॉम्बर और लड़ाकू विमान अचानक आसमान में मंडराने लगे। उन्हें देखकर एक पल के लिए अमेरिका के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसकी हवाई सीमा के पास रूस का घातक Tu-95 परमाणु बॉम्बर और 3 सुखोई लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे, जिसके बाद पेंटागन के निर्देश पर अमेरिकी वायुसेना ने मोर्चा संभाला। पेंटागन के मुताबिक रूस के इन विमानों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को उनके पीछे लगाया गया। दावा है कि इससे घबराकर रूसी विमानों ने अपना रास्ता बदल दिया और रूस के बॉम्बर और लड़ाकू विमान कुछ ही देर में अमेरिका की हवाई सीमा से दूर चले गए। लेकिन इन विमानों के अमेरिका के नजदीक आने और घुसपैठ की कोशिश करने की घटना ने कई अटकलों को हवा दे दी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया कई बार यह दावा कर चुका है कि पुतिन 24 फरवरी को कुछ बड़ा करने वाले हैं। यानी यूक्रेन पर हमले के 1 साल पूरा होने पर पुतिन एक साथ कई जगहों पर हमला करेंगे। खबर है कि ये घातक हमला न सिर्फ यूक्रेन में होगा बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों पर भी गाज गिर सकती है, फिर चाहे वो यूरोप के देश हों या अपने आप को महाशक्ति बताने वाला अमेरिका हो, क्योंकि जेलेंस्की की फौज को लगातार हथियार देने पर पुतिन पहले से ही इन देशों से नाराज है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो अगले कुछ दिनों में अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस बीच खबर है कि भारतीय मूल की निकी हेली अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश कर सकती हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति कैंडिडेट का चुनाव लड़ेंगी। I'm Nikki Haley and I'm running for president. निकी हेली अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं। इसके अलावा वो यूएन में अमेरिकी राजदूत रहते हुए कई मुद्दों पर बेबाक राय देने के लिए भी जानी जाती हैं। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इस्फहान में हथियारों की फैक्ट्री पर हुए हमले का बदला इजराइल से ले लिया। खबर के मुताबिक ईरानी सेना ने इजराइल के 2 अधिकारियों को मार गिराया। 28 जनवरी को ईरान की हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया था, जिसके बाद गुस्से से भरे हुए ईरान ने धमकी दी थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। ईरान ने उसी वक्त ये साफ कर दिया था कि हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। अपनी हथियार फैक्ट्री पर हुए वार से भड़के ईरान ने दावा किया था कि वो इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाएगा, और अब ईरान ताल ठोक कर कह रहा है कि उसने अपना बदला ले लिया। ईरान के मीडिया का दावा है कि उसकी सेना ने इजराइल के 2 अधिकारियों को ढेर कर दिया, और इस बात की जानकारी खुद ईरान के एक मंत्री ने दी। हालांकि इजराइल के ये अधिकारी कहां मारे गए और ये किस विभाग से जुड़े थे, इसकी जानकारी ईरानी मीडिया ने साझा नहीं की। लेकिन उसने ये दावा जरूर कर दिया कि इजराइल भी अपने अधिकारियों की मौत की बात को मान रहा है, और खबर के मुताबिक इजराइल भी इसे इस्फहान पर हुए हमले के पलटवार के तौर पर देख रहा है। यानी इजराइल ये मान रहा है कि ईरान ने जो धमकी दी थी उसे उसने पूरा किया। हालांकि वो भी ये बताने को तैयार नहीं है कि उसके कौन से अधिकारी ईरान की सेना का शिकार बने। लेकिन माना जा रहा है कि इस घटना के बाद नेतन्याहू चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि पहले से ही तैयार बैठी इजराइल की सेना ईरान के कई ठिकानों को निशाना बना सकती है। क्योंकि 2 रोज पहले ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने इजराइल से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान के मुताबिक वो लोग हथियार फैक्ट्री पर हमले की साजिश में शामिल थे। तब इजराइल बुरी तरह भड़क गया था, और अब तो बात उसके 2 अधिकारियों की मौत की है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान और इजराइल इसी मुद्दे पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। इधर झारखंड के पलामू जिले में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसा के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिससे पहले वहां एक शिव मंदिर के बाहर तोरण द्वार लगाने के मुद्दे पर 2 पक्षों के लोगों के बीच बात बिगड़ती चली गई और हंगामा खड़ा हो गया। वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस हिंसा के दौरान कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि गुस्साए लोगों ने सड़क पर खड़ी कुछ मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी। बढ़ते हंगामे को देखते हुए कई थानों की पुलिस वहां पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। यही वजह रही कि कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। ऐसे में जिले के अधिकारियों के साथ कुछ पुलिस अफसर वहां पहुंचे। अभी धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति सामान्य है। काफी देर की मशक्कत के बाद उन अफसरों ने इन लोगों को शांत कराया। उधर ब्रिटेन में भारतीयों के विरोध के आगे राजघराने को झुकना पड़ गया। वहां कई भारतीयों ने ब्रिटेन की महारानी के कोहिनूर जड़ा ताज पहनने पर आपत्ति जताई थी और उसके खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका असर यह हुआ कि ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स की पत्नी कैमिला ने कोहिनूर जड़ा ताज पहनने से मना कर दिया। इसकी जगह वो क्वीन मैरी का 100 साल पुराना ताज पहनेंगी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक 6 मई को किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस पर आरोप लगाने के अगले ही दिन यूक्रेन के पड़ोसी मोल्दोवा ने पुतिन के डर से अपनी हवाई सीमा ही बंद कर दी। खबर है कि मोल्दोवा के आसमान में गुब्बारे जैसी एक चीज दिखाई दी है, कुछ वैसी ही चीज जैसी कुछ दिन पहले अमेरिका के आसमान में दिखी थी, जिन्हें अमेरिका ने मार गिराया था। लेकिन मोल्दोवा ऐसा डरा कि उसने अपनी एयर स्पेस ही बंद कर दी। 2 दिन पहले ही मोल्दोवा की राष्ट्रपति ने पुतिन पर उनके देश में तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अगले दिन मोल्दोवा के आसमान में रहस्यमयी चीज उड़ती दिखने लगी, जिसके बाद मोल्दोवा के हाथ पांव फूल गए।
वहां दहशत फैल गई कि पुतिन ने अपने दोस्त चीन वाली चाल मोल्दोवा में चल दी है। माना जाने लगा कि उन्होंने भी मोल्दोवा में वैसा ही जासूसी गुब्बारा छोड़ दिया है जैसा अमेरिका ने चीन पर छोड़ने का आरोप लगाया था। इसलिए आसमान में संदिग्ध चीज देखते ही आनन फानन मोल्दोवा ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो रहस्यमयी चीज दूर से ही चमकती दिखी। वो इतनी तेज चमक रही थी कि ऐसा लगा जैसे सामने सूरज या चांद हो। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि मोल्दोवा ने नहीं की, लेकिन जैसे ही वहां के रक्षा मंत्रालय ने उत्तरी मोल्दोवा में छोटी सी चीज डिटेक्ट करने का दावा किया, वहां की हवाई सीमा सील कर दी गई। मतलब वहां हवाई जहाजों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। मोल्दोवा ने कहा कि उसका मौसम ठीक नहीं था। ऐसे में आसमान में उस रहस्यमयी चीज का पता लगाना और उसके फ्लाइट पाथ पर नजर रखना मुमकिन नहीं था। क्योंकि मोल्दोवा लड़ाकू विमान ऑपरेट नहीं करता जिनसे वो उस उड़ती चीज का पीछा करता और उसे खदेड़ पाता। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये कि उसकी एयर स्पेस ही बंद कर दी जाए। हालांकि मोल्दोवा उस रहस्यमयी चीज की गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। वो ये पता नहीं लगा पाया कि उसके आसमान में उड़ रही वो चीज क्या थी और कहां से आई थी। लेकिन मोल्दोवा ने इतना जरूर कहा कि उसको वो चीज मौसम की जानकारी जुटाने वाले किसी गुब्बारे की तरह लग रही थी। जब ये बात पक्की हो गई कि उस चीज से कोई खतरा नहीं है, तब करीब 1.5 घंटे बाद मोल्दोवा की हवाई सीमा खोल दी गई। लेकिन मोल्दोवा से खतरा टला तो उसके पड़ोसी रोमानिया के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। उसके आसमान में भी एक छोटा गुब्बारा देखा गया जो लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसका पता लगाने के लिए रोमानिया ने तुरंत अपने 2 MiG-21 फाइटर जेट उसके पीछे छोड़ दिए। रोमानिया के दोनों विमान आधे घंटे तक आसमान में रहे, लेकिन उनके पायलटों को कुछ नहीं दिखा। वो ये पक्के तौर पर नहीं बता पाए कि वो चीज अब भी आसमान में है या नहीं। यानी न तो मोल्दोवा में उड़ती चीज का भेद खुल पाया और न ही रोमानिया के आसमान में दिखी चीज का राज फाश हो पाया। लेकिन शक की सुई सिर्फ और सिर्फ रूस की तरफ गई। इसकी एक नहीं कई वजह हैं। पहली तो यह कि मोल्दोवा और रोमानिया दोनों यूक्रेन के पड़ोसी हैं, जिनमें रोमानिया तो पुतिन के दुश्मन नेटो का सदस्य है और मोल्दोवा भी नेटो में शामिल होना चाहता है। जबकि मोल्दोवा पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। ऊपर से वो पुतिन पर सरेआम अपने यहां हमला करने की तैयारी का आरोप भी लगा रहा है। लेकिन इसके साथ ही रूस पर शक करने की दूसरी वजह भी है, और वो ये है कि यूक्रेन में खबरें हैं कि रूस ने वहां एक नया पैंतरा अपनाया है। दावा यह है कि यूक्रेन में ड्रोन से या किसी दूसरे तरीके से हवाई हमला करने से पहले रूस रेडार रिफ्लेक्टर से लैस गुब्बारों को यूक्रेन में छोड़ रहा है। इससे यूक्रेन के रेडार सिस्टम कंफ्यूज हो जाते हैं और गुब्बारों को खतरा मान बैठते हैं। लेकिन रूस का असली हमला तो कहीं और होने वाला होता है। मोल्दोवा में भी गुब्बारे जैसी चीज यूक्रेन के बॉर्डर के पास देखी गई। रूस की सेना के पास जंग के मैदान में अलग अलग रोल निभाने के लिए अलग अलग साइज के कई तरह के गुब्बारे हैं। और पहले ही अमेरिका पिछले कुछ दिनों में आसमान में उड़ती 4 चीजों को शूट कर चुका है। इनमें पहली चीज को तो उसने सीधे सीधे चीन का जासूसी गुब्बारा ठहराया था। तभी से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है कि जब अमेरिका जैसे देश के आसमान में ऐसी कोई भी चीज उड़ सकती है तो उनके यहां तो कुछ भी हो सकता है। यही वजह रही कि अमेरिका के दोस्त और हाल ही में चीन के दुश्मन बने जापान ने भी गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुछ साल पहले उसकी हवाई सीमा में जो चीजें देखी गई थी वो भी शायद चीन के जासूसी गुब्बारे ही थे। 2019 से 2021 के बीच जापान के ऊपर 3 चीजें उड़ती देखी गई थी। अब जापान कह रहा है कि वो चीजें चीन ने ही उसके यहाँ छोड़ी होंगी ताकि जापान की जासूसी की जा सके। यहाँ तक कि उसने चीन को चेतावनी भी दे दी कि इस तरह की घटना फिर ना हो। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में शिवराज सरकार की विकास यात्रा के दौरान राज्य के वन मंत्री विजय शाह ने वहां मौजूद एक आदमी को धमकी दे दी। खबर है कि वो आदमी अपनी समस्याएं गिना रहा था। लेकिन वन मंत्री विजय शाह ने आरोप लगाया कि उसे कांग्रेस के एक नेता ने उनकी सभा को खराब करने के लिए भेजा, जिसके बाद वो आपे से बाहर हो गए। ये सरकार की सभा ने खराब करने का प्रयास करा, पुलिस वाले उन्होंने उस आदमी पर शराब पीकर सभा में आने का भी आरोप लगाया। बाद में ये वीडियो वायरल हो गया। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान ने आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के ठिकानों पर धावा बोल दिया। एक रोज पहले ही न्यूज 18 ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि आतंकी संगठन काबुल में किसी बड़े हमले की ताक में है, जिसकी भनक लगते ही तालिबान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के ठिकानों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में आतंकियों का ठिकाना पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया। वहां हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दिया। दीवारों पर गोलियों के निशान नजर आए। इस दौरान उस मकान के बाहर तालिबान के कुछ लड़ाके खड़े दिखाई दिए, जबकि एक लड़ाका मकान के अंदर मुआयना करता दिखा। तालिबान की तरफ से यह दावा किया गया कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने शहर के एक रिहायशी इलाके में अपना ठिकाना बना रखा था, जहां उसके आतंकी काबुल में किसी बड़े हमले की प्लानिंग में जुटे थे। लेकिन हमले को अंजाम देने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया गया। तालिबान की इस कार्रवाई में एक विदेशी नागरिक समेत कुछ आतंकी मारे गए।
जबकि एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान तालिबान ने मकान से गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए। हालांकि इस कार्रवाई के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। असल में यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने में जुटा है और अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही इसने हमले तेज कर दिए। इसके आतंकी अक्सर तालिबान के गश्ती दल और अफगानिस्तान के शिया समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हैं। यही नहीं, कुछ रोज पहले ही इस आतंकी संगठन ने काबुल में भारत और चीन समेत कई दूसरे देशों के दूतावासों पर हमले की धमकी भी दी थी। इधर यूपी के कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। ये घटना एक दिन पहले उस वक्त हुई जब अवैध निर्माण के आरोप में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। तभी एक घर में आग लग गई और उसमें जलकर मां बेटी की मौत हो गई। इस घटना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसके जरिए मामले की सीबीआई जांच करवाने और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गई। इस बीच अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि वहां के ओहायो में हुए एक ट्रेन हादसे ने हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। खबर के मुताबिक जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई वो खतरनाक केमिकल से भरे टैंकर लेकर जा रही थी। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां चेर्नोबिल परमाणु प्लांट जैसा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पटरी से उतरने के बाद खतरनाक केमिकल से भरे कई टैंकरों में आग लग गई और उनसे निकल रहे धुएं ने हवा में जहर घोलना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ओहायो का प्रशासन अपने लोगों की तरफ बढ़ती इस धीमी मौत को छिपाने में जुटा है। खबर के मुताबिक केमिकल से भरे टैंकर ले जा रही ये ट्रेन ओहायो के ईस्ट पैलेस्टाइन इलाके में 3 फरवरी को पटरी से उतरी थी, जिसके बाद वहां के लोगों ने इस हादसे के कई वीडियो भी बनाए थे और उन वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके सांस रोक देने वाली जहरीली गैस के बारे में पूरे अमेरिका को आगाह किया गया था। लेकिन आरोप है कि ओहायो प्रशासन के कान पर जूं नहीं रहेगी। उसने अपने लोगों की तरफ बढ़ रहे दम घोट देने वाले धुएं से बचने के लिए कोई उपाय नहीं की, बल्कि एक बयान जारी करके तुरंत ये कह दिया कि उन टैंकरों में खतरनाक केमिकल नहीं है। जबकि ओहायो के ईस्ट पैलेस्टाइन इलाके के लोगों ने खतरे को सूंघ लिया था। खबर के मुताबिक केमिकल के धुएं से वहां बड़ी संख्या में लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद ईस्ट पैलेस्टाइन के लोग 4 फरवरी की सुबह से ही अपने घरों को छोड़कर जाने लगे। जबकि प्रशासन की तरफ से ट्रेन हादसे के 5 दिन बाद यानी 8 फरवरी को यह कहा गया कि किसी तरह का खतरा नहीं है। वहां के प्रशासन ने लोगों से घरों में लौट जाने की अपील की। Categorized as a high hazardous material. लेकिन जैसे ही ईस्ट पैलेस्टाइन के लोग अपने घरों को लौटे, उन्होंने वहां हर तरफ मरे हुए जानवरों को देखा, जिसके बाद उन्हें इस बड़े खतरे का एहसास हुआ। और वहां रहने वाले लोगों ने इसे 1986 में सोवियत संघ के शासन के दौरान हुए चेर्नोबिल परमाणु प्लांट हादसे से जोड़ दिया और सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर यह बताने में जुट गए कि टैंकरों से निकलते धुएं को नहीं रोका गया तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि इसके बाद भी जहरीले केमिकल से निपटने के उपाय नहीं किए गए, जबकि ये ईस्ट पैलेस्टाइन में रहने वाले 5000 लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। खबर के मुताबिक हादसे का शिकार हुई ट्रेन के टैंकरों में वाइनल क्लोराइड समेत 9 घातक केमिकल थे, जिनमें वाइनल क्लोराइड तो फेफड़ों के लिए जहर से कम नहीं है और इससे लिवर का कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। जबकि कुछ टैंकरों में भरी फॉस्जीन गैस सांसें तक रोक सकती है। लेकिन ओहायो प्रशासन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हादसे की जगह से खतरनाक गैस हवा में फैल रही है, जबकि लोगों ने डर जताया कि ईस्ट पैलेस्टाइन इलाके से निकली गैस ओहायो के दूसरे हिस्सों पर भी कहर बनकर टूट सकती है। इधर तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार धमाके के मामले में एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की। बताया गया कि यह कार्रवाई धमाके के बाद गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें चेन्नई और कोयम्बटूर समेत 40 से ज्यादा ठिकानों पर संदिग्ध लोगों की तलाश की गई। कोयम्बटूर में कार के भीतर हुए आत्मघाती विस्फोट का यह मामला पिछले साल अक्टूबर का है। उस धमाके में कार का मालिक जमीशा मुबीन भी मारा गया था। जांच के दौरान ये दावा किया गया कि मुबीन के संबंध आतंकी संगठन ISIS से थे। उधर मुंबई के पास ठाणे रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। इसकी वजह से वो काफी देर तक ट्रेन के अंदर ही फंसे रहे और ट्रेन भी ठाणे रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक खड़ी रही। हालांकि बाद में यात्रियों को ट्रेन चालक के केबिन के रास्ते बाहर निकाला गया। बताया गया कि वंदे भारत ट्रेन का सॉफ्टवेयर फेल होने की वजह से स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी उसके दरवाजे नहीं खुले। इस बीच खबर है कि किम जोंग उन ने ऐसी मिसाइलें तैयार कर ली हैं जिनकी रेंज में पूरी दुनिया आएगी। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बरपाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकती हैं। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि इन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए सेना के कुछ जवानों की एक अलग टीम बनाई गई है, जो किम जोंग उन के एक इशारे पर दुनिया में तबाही ला देगी। असल में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखती है। यह हजारों किलोमीटर तक दुश्मन का नामो निशान मिटा सकती है। खबर है कि इसीलिए अब दक्षिण कोरिया भी पूरी तरह से सतर्क हो गया।
क्योंकि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव कभी भी जंग की वजह बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया वो तबाही देखेगी जो आज तक नहीं हुई। क्योंकि किम जोंग उन के पास मिसाइलों का जखीरा है, जिसमें अब हवासोंग 17 जैसी खतरनाक मिसाइल भी शामिल हो चुकी है, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन को ढेर कर सकती है। यह इतनी ताकतवर है कि इसकी रेंज में अमेरिका भी आएगा। मतलब यह कि पहले से दबाव झेल रहे अमेरिका पर किम जोंग उन ने बोझ बढ़ा दिया। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया के रिश्ते काफी खराब हुए हैं, क्योंकि वो लगातार उसके दुश्मन देश दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है। और खबर है कि इसीलिए अब किम जोंग उन ने भी दुश्मन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। इधर एक्टर मनोज वाजपेयी ने बिहार में फिल्म सिटी बनाए जाने के मामले में नीतीश सरकार पर तंज कसा। मनोज वाजपेयी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे, जहां पत्रकारों ने उनसे बिहार में फिल्म सिटी बनाए जाने की मांग पर सवाल पूछे। 15-20 साल से ज्ञापन दे रहा हूं। कुछ दिन पहले ही मनोज वाजपेयी की बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी। मनोज वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने भी फिल्म सिटी के निर्माण का मुद्दा उठाया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद इमरान खान को जेल जाना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल होना तय है, क्योंकि इमरान खान की जमानत याचिका खारिज होते ही लाहौर स्थित इमरान खान के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचने शुरू हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैठे दिखाई दिए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आईं। कई लोग तो वहां जंजीर से खुद को बांधकर नारे लगाते दिखे। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशों से मिले उपहारों को बेचने के आरोप लगे थे। इसी मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें दोषी पाते हुए अयोग्य घोषित कर दिया था और 5 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था, जिसे लेकर उन्होंने मेडिकल आधार पर अदालत में पेशी से छूट की अपील की थी। लेकिन इमरान खान के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। यही नहीं, कोर्ट ने इमरान खान को दोपहर 1:30 बजे तक पेश होने के लिए भी कहा, लेकिन इसके बाद भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ये दावा किया जाने लगा कि पाकिस्तान की पुलिस किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि बाद में इमरान खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिल गई। इधर महाराष्ट्र के नासिक में एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद कई लोगों ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रक ड्राइवर नहीं रुका। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कई लोग उस ट्रक का पीछा करते दिखाई दिए। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद जब एक मोटरसाइकिल उसके नीचे आ गई तो वो रुक गया। भरोसा नहीं। इस दौरान कुछ लोग ट्रक ड्राइवर को नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन वो वहां से भाग निकला, जिसके बाद लोगों ने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश भी की, पर वो उनके हाथ नहीं आया। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन वो पुलिस वालों को भी काफी देर तक दौड़ाता रहा। हालांकि बाद में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि ट्रक ने 15 गाड़ियों को टक्कर मारी। उधर अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में ईरान के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया, जिसकी जानकारी अमेरिका ने खुद दी और ईरान के जासूसी ड्रोन को नष्ट करने की तस्वीरें जारी की। अमेरिका की सेना सीरिया में तैनात है और उसने पेट्रोलिंग के दौरान ईरान के जासूसी ड्रोन को मारने की जानकारी दी, जिसकी तस्वीरें अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी सेंटकॉम ने जारी की। ये एजेंसी सीरिया समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी सेना से जुड़ी जानकारी देती है। ईरान के ड्रोन को मारने की तस्वीरें जारी करते हुए उसने बताया कि घटना 14 फरवरी को दोपहर में हुई और उत्तरी सीरिया के आसमान में उड़ रहे ईरान के एक ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया गया, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान का प्रोग्राम खतरनाक है और अपने ड्रोन से वो पश्चिमी देशों और इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन जंग में भी अपना दम दिखा चुके हैं। अमेरिका पहले भी ईरान में चल रहे ड्रोन प्रोग्राम पर आपत्ति जता चुका है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के दुश्मन रूस को अपने शाहिद 136 ड्रोन दिए, जिन्होंने कीव समेत यूक्रेन के दूसरे कई शहरों में तबाही का तांडव किया। अमेरिका तभी से ईरान के ड्रोन से चिढ़ा हुआ है और उत्तरी सीरिया में उसने ईरान से उसी बात का बदला लिया। हालांकि ये केवल माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि सीरिया के आसमान पर मंडराने वाला ड्रोन जासूसी था, जो वहां बने अमेरिकी सेना के बेस की टोह लेने पहुंचा था, जिस पर अमेरिकी सेना की नजर पड़ गई और उसने आसमान में ही ईरान के ड्रोन का काम तमाम कर दिया। इधर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यूपी के चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बताया गया कि अब्बास अंसारी को कासगंज की जेल में कड़ी सुरक्षा वाली बैरक में रखा जाएगा और बैरक के अंदर उनकी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। कासगंज जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने यह भरोसा भी दिया कि जिस तरह की चूक चित्रकूट की जेल में हुई वो कासगंज की जेल में नहीं होने दी जाएगी। इस बीच अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा एक एस्टेरॉयड यानी एक छोटा तारा अगले कुछ घंटों में उसके काफी करीब से गुजरने वाला है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो छोटा तारा पृथ्वी से नहीं टकराने वाला।
लेकिन उसकी 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार और उसका भारी भरकम साइज सुनकर सनसनी फैल गई थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि उस एस्ट्रॉयड का व्यास यानी डायमीटर 1903 फीट से 4,265 फीट के बीच है। इसी वजह से पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन सभी कयासों को धता बताते हुए एस्टेरॉयड से न डरने की सलाह दी। उधर दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम की 2 महिला खिलाड़ी रडार पर आ गईं, जिनमें एक लता मंडल पर आरोप है कि स्पॉट फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया गया। खबर है कि बांग्लादेश की ही प्लेयर शोहेली अख्तर ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए लता को लाखों रुपए का ऑफर दिया था। इससे जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर न्यूजीलैंड में ताकतवर तूफान गैब्रियल से मची भारी तबाही के बीच भूकंप के झटकों ने वहां के हजारों नागरिकों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिससे न्यूजीलैंड की धरती कांप उठी। पहले ही वहां गैब्रियल तूफान के कारण लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है और इस बीच भूकंप के झटकों ने कुछ देर के लिए तो वहां रहने वाले हजारों लोगों को दहशत से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन का उत्तर पश्चिमी हिस्सा बताया गया, जहां काफी देर तक लोगों को जमीन में कंपन महसूस हुई। हालांकि भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए लोग इसलिए डर गए क्योंकि उनकी आंखों के सामने तुर्की और सीरिया की तस्वीरें आ गई। अगर ऐसा न्यूजीलैंड में हो जाता तो वहां के लोगों को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती थी। इस बीच शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उछाल देखने को मिला और सेंसेक्स 242 अंकों की बढ़त के साथ 61,275 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 86 अंकों के उछाल के साथ 18,000 के ऊपर बंद हुआ। कारोबार के वक्त सबसे ज्यादा तेजी ऑटो सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन के शेयरों में देखने को मिली। उधर प्लेन खरीदने की एक डील का ऐलान होते ही अमेरिका में भारत की तारीफ शुरू हो गई। एयर इंडिया ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ 470 प्लेन खरीदने की डील की और इस डील के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत का शुक्रिया करते नहीं थक रहे और उन्होंने ट्विटर पर इस डील के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और इस डील को आर्थिक रिश्तों की नई शुरुआत बताया। ये इतनी बड़ी डील है जिससे पूरे अमेरिका में जश्न शुरू हो गया। भारत तो क्या, दुनिया की किसी भी एयरलाइन कंपनी ने विमानों की इतनी बड़ी डील पहले कभी नहीं की। डील के तहत एयर इंडिया अमेरिका की प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग से 220 प्लेन खरीदेगी। सैकड़ों करोड़ डॉलर की इस डील को दोनों देशों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि एयर इंडिया ने केवल अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ ही डील नहीं की बल्कि फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ भी बहुत बड़ा सौदा किया। दोनों के साथ कुल मिलाकर 8,200 करोड़ डॉलर की डील हुई और इतनी बड़ी डील से साफ हो गया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल चाहे जैसा भी हो, भारत की अर्थव्यवस्था में संभावनाएं अपार हैं। एयर इंडिया ने एक साथ 470 प्लेन खरीदने का सौदा किया और ये डील करीब 8,200 करोड़ डॉलर की बताई जा रही है। भारतीय रुपयों में ये रकम हुई करीब 6.5 लाख करोड़। इतने बड़े सौदे से ये भी साफ हो गया कि भारत में अगले कई साल तक अर्थव्यवस्था की मजबूती पर किसी को शक नहीं है। अमेरिका की कंपनी बोइंग से एयर इंडिया 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जबकि फ्रांस की कंपनी एयरबस से 270 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इस डील के तहत एयर इंडिया को प्लेन मिलना शुरू होने में कुछ महीने लग जाएंगे। 2025 खत्म होने से पहले विमानों की डिलीवरी पूरी होने का अनुमान है, लेकिन एयर इंडिया अपनी उड़ानें बढ़ाने की जल्दबाजी में है, इसलिए एयरबस और बोइंग कुछ प्लेन लीज पर देंगी ताकि उनका इस्तेमाल फौरन किया जा सके। लेकिन इस डील ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि उसकी अनदेखी करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अमेरिका के लिए इस डील की अहमियत भारत से भी ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के लिए ये डील अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का बड़ा मौका बन सकती है। अमेरिका को लंबे वक्त से मैन्युफैक्चरिंग का कोई बड़ा काम नहीं मिला था। खासतौर पर यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन दावा है कि इस डील के जरिए अमेरिका में 10 लाख नए रोजगार के मौके बन सकेंगे और नौकरियों के ये मौके अमेरिका के 44 राज्यों में बनेंगे, क्योंकि बोइंग अपने आप में अमेरिका में किसी उद्योग से कम नहीं है। बोइंग के लिए पुर्जे बनाने वाली अमेरिका में सैकड़ों कंपनियां हैं, इसलिए इस डील की खबर ने अमेरिका के शेयर बाजार को पंख लगा दिए। सबसे तगड़ी छलांग वहां बोइंग कंपनी के शेयरों ने लगाई। दूसरी तरफ फ्रांस का भी हाल कुछ अलग नहीं है। जंग छिड़ने के बाद से ही यूरोप में ऑटोमोबाइल और एविएशन उद्योग ठंडा पड़ा है, लेकिन इस ऐतिहासिक डील से पूरे यूरोप के एविएशन उद्योग को धक्का लग सकता है। लेकिन पाकिस्तान इस डील की खबर से बेचैन हो गया। पाकिस्तान में तो यहां तक कहा जाने लगा कि यह डील पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो रोटी नहीं खरीद पा रहे, जबकि भारत हजारों करोड़ डॉलर खर्च कर प्लेन खरीद रहा है। ये डील करीब 15,000 करोड़ डॉलर की है, जबकि पाकिस्तान IMF के सामने एक महीने से केवल 300 करोड़ डॉलर की भीख मांग रहा है। मतलब ये कि इस डील की रकम का केवल 2% भी पाकिस्तान को भीख के तौर पर मिल जाए
तो उसके आधे दर्द खत्म हो जाएं। ऊपर से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयानों ने पाकिस्तान को बौना साबित कर दिया। दोनों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के एविएशन सेक्टर की छलांग की ये खबर ठीक उसी दिन आई जब ब्रिटेन की वर्जिन एयरलाइंस ने पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटने का ऐलान कर दिया। इस बीच कनाडा के टोरंटो में बने एक राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय दूतावास ने इस पर सख्त नाराजगी भी जताई और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। आरोप है कि टोरंटो में बने उस राम मंदिर की दीवारों पर कुछ लोगों ने भारत विरोधी नारे लिखे, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी भारतीय दूतावास को मिली, उसने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। इधर बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2023 में रूसी कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस कॉर्पोरेशन ने अपने नए परमाणु बॉमर तुपोलेव 160M का दम दिखाया। रूसी कंपनी की तरफ से बताया गया कि उसने इस बॉमर का नाम वैलेंटीना तेरेश्कोवा के नाम पर रखा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। 1963 में रूस की वैलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा पर निकली थी, जिनके नाम पर रूसी कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस कॉर्पोरेशन ने अपने नए बॉमर तुपोलेव 160M का नाम रखा। रूस के इस ताकतवर बॉमर ने 1 साल पहले जनवरी में अपनी पहली उड़ान भरी थी। Tu-160M Tu-160 बॉमर का आधुनिक वर्जन है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह खतरनाक मिसाइलें ले जाने की क्षमता रखता है। रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक बॉमर है, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन युद्ध में भी कर रही है। खबर है कि तुपोलेव 160M बॉमर को यूक्रेन के दूर दराज के इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए तैनात किया गया है और इसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि तुपोलेव 160M परमाणु बॉमर दूर दराज के इलाकों में जाकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दे। यही वजह है कि रूस Tu-160 बॉमर को अपग्रेड करने में जुटा है। रूसी सेना के पास पहले से ही 16 Tu-160 बॉमर हैं, जिन्हें अपग्रेड करने का प्लान है। इसी के साथ रूस 50 Tu-160M बॉमर को अपनी वायुसेना के बेड़े में शामिल करने पर तेजी से काम कर रहा है। उम्मीद है कि Tu-160M की नई खेप इसी साल बननी शुरू हो जाएगी और 2027 तक 10 बॉमर बनकर तैयार हो जाएंगे। उधर तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर में सजावट के मुद्दे पर बवाल हो गया। पुलिस ने मंदिर प्रशासन को आदेश दिया था कि मंदिर को अलग अलग रंगों से सजाया जाए और केवल भगवा रंग का इस्तेमाल न किया जाए, जिसका मंदिर प्रशासन ने विरोध किया। विवाद के बीच मंदिर में तोड़फोड़ हो गई, वहां जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे RSS और बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ है, जबकि मंदिर प्रशासन पुलिस के आदेश के विरोध में और मंदिर को कई रंगों से सजाने के खिलाफ है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के चीन दौरे के बहाने शी जिनपिंग ने अमेरिका को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर 1 दिन पहले ही चीन पहुंचे थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में चीन पहुंचे जब दोनों ही देशों के अमेरिका से संबंध बेहद खराब हैं, क्योंकि पहले ताइवान के मुद्दे पर और फिर जासूसी गुब्बारों को लेकर अमेरिका चीन पर बुरी तरह भड़का हुआ है। ताइवान के मुद्दे पर तो अमेरिका ने ये धमकी दे दी थी कि अगर चीन ने उस पर हमला किया तो वो ताइवान के पक्ष में चीन से भिड़ जाएगा। ये मुद्दा भी शांत भी नहीं हुआ था कि जासूसी गुब्बारों ने अमेरिका के सब्र का बांध तोड़ दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग की नौबत आ गई। वहीं चीन की तरह ईरान भी इन दिनों अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। इसकी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यही नहीं, अमेरिका को देखकर कई दूसरे देशों ने भी ईरान पर पाबंदियों की झड़ी लगा दी थी। लेकिन ईरान के इरादे टस से मस नहीं हुए और उसने परमाणु बम बनाने का अपना कार्यक्रम जारी रखा। इसी मुद्दे पर अब चीन ने खुलकर ईरान का साथ दिया है। इब्राहिम रईसी की चीन यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने 2 टूक कहा कि ईरान को भी दूसरे देशों की तरह अपनी सुरक्षा पुख्ता करने का पूरा हक है। यानी अगर ईरान एटम बम बनाता है तो चीन कभी भी उसका विरोध नहीं करेगा। यही बात अमेरिका को और भड़का सकती है। हालांकि अमेरिका का खून जलाने के लिए यही काफी नहीं है, क्योंकि ईरान के तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल चीन ने ऐलान किया है कि वो ईरान में अपने निवेश को और बढ़ाएगा। मतलब दोनों देशों की ये नजदीकी अमेरिका के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर सकती है। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा में मौजूद ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने झूला पुल का एक तार टूट गया, जिसके बाद पुल को बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। जिस वक्त पुल का तार टूटा उस पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने तुरंत पुल को खाली करवाकर उसे बंद कर दिया। अभी पुराना पुल से और नावों से आना जाने की व्यवस्था रही। तार टूटने के बाद झूला पुल एक तरफ थोड़ा झुक भी गया, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित बच गए। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जो इतनी भीषण थी कि कार के भी परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में सड़क के किनारे वो पुलिस वाले खड़े नजर आए, लेकिन तभी वो बेकाबू कार तेज रफ्तार में उनकी तरफ आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ,
ब्रेक के बाद। उठाने और आतंकी संगठन में शामिल होने की अपील की। मतलब यह कि पाकिस्तान के बनाए आतंकी संगठन अब उसके लिए ही चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि आतंकी संगठन टीटीपी ने पहले से ही वहां दहशत मचा रखी है और अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। और अपने लेख के जरिए ये आतंकी संगठन पाकिस्तान के लोगों का ब्रेन वॉश करने और उन्हें हथियार उठाने के लिए भी उकसा रहा है। उसका यह भी कहना है कि जो लोग हथियार नहीं उठा सकते वो सोशल मीडिया पर उसका समर्थन करें ताकि वो उनकी मदद से पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंके। यही नहीं, उसने ये भी ऐलान किया कि वो अपनी मैगजीन में उन आत्मघाती हमलावरों के बारे में भी बताएगा जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस बीच पाकिस्तान में आर्थिक हालात इतने बिगड़ गए कि अमीर लोगों के मुल्क छोड़कर भागने की खबर आई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को कई बड़े देशों का वीजा मिलने में परेशानी आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मची भगदड़ की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है। विकसित देशों को लगने लगा है कि पाकिस्तान के लोग अगर घूमने भी आ गए तो वहां से निकलने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने के मामले में बड़े बड़े देशों ने सतर्क होना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जिंदाबाद की जगह अब एक नया नारा लगने की खबर है। ये नारा है जिंदा भाग। जबकि पहले वहां के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। मतलब साफ है कि लोगों को अब वहां जीना मरने से भी बदतर लग रहा है। इसलिए जो भी लोग पाकिस्तान से निकलने का खर्च उठाने लायक हैं वो बस भागने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत रोजाना खराब हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई तो पहले से ही रिकॉर्ड स्तर पर है। अब सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का नया बम वहां की जनता पर फोड़ दिया और मिनी बजट के जरिए पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़कर रख दी। हर चीज पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया गया। मिनी बजट के जरिए 11,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए वसूलने का प्लान बनाया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इतना भारी भरकम टैक्स वसूलना भी कर्ज मिलने के लिए काफी नहीं है। आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि टैक्स के जरिए होने वाली कमाई को 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ाया जाए। वो शर्त पूरी न होने की वजह से पाकिस्तान को कर्ज मिलने का रास्ता अब भी साफ नहीं है। इसलिए वहां के लोग भी समझ रहे हैं कि उनके दर्द का कोई अंत नहीं है, बल्कि सरकार उन पर बोझ अभी और बढ़ाने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से। तुर्की नहीं, पाकिस्तान को उसके सबसे अजीज दोस्त चीन ने भी तमाचा जड़ दिया। चीन उसकी कंगाली और कर्ज की भूख से इतना घबरा गया कि अपने देश में पाकिस्तानियों की नो एंट्री कर दी, वीजा देने से ही इनकार कर दिया। यही नहीं, पाकिस्तान में अपने दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन को भी चीन ने बंद कर दिया। यानी पाकिस्तान को तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है। पुराने दोस्त भी अब उसका साथ छोड़ने लगे हैं और तुर्की के बाद चीन ने भी ऐसा ही किया। जिस वक्त पाकिस्तान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उसी वक्त उसने अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तान को यह झटका तब लगा जब चीन ने वहां के लोगों को वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि पाकिस्तान मझधार में फंसी वो कश्ती है जिसका डूबना तय है। पाकिस्तान के पास न पैसा है और न ही ऐसा कोई उपाय जिसके दम पर वो आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर आ सके। अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए वो कर्ज का कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू हो चुकी है। लोग आटे और चावल को भी तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर सके। और अब चीन ने पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखकर वहां के लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उसने पाकिस्तान में अपने दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के दूतावास ने इस कदम को उठाने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया और उसने ये भी नहीं बताया कि कॉन्सुलर सेक्शन को दोबारा कब खोला जाएगा। चीनी दूतावास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में इसे बंद करने की घोषणा की है। नोटिस में कहा गया कि 13 फरवरी से शुरू हुई ये मंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। साथ ही चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में रहने के दौरान अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। चीन की सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब 12 फरवरी को शहबाज शरीफ सरकार ने वादा किया था कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के इस वादे पर चीन को जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार चीन के नागरिक आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट कर रहा है। असल में पाकिस्तान के ग्वादर में बड़ी संख्या में चीन के नागरिक काम करते हैं, जिन पर कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। पिछले दिनों टीटीपी के आतंकियों ने पेशावर की एक मस्जिद पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था और माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों से चीन घबराया हुआ है। उसे ये डर सता रहा है कि वहाँ उसके नागरिकों पर कभी भी हमले हो सकते हैं। इसीलिए वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान में सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। वहीं तुर्की से हुई इंटरनेशनल फजीहत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। डैमेज कंट्रोल भी ऐसा कि पूरी दुनिया में उनकी और बेइज्जती होने लगी।
क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के दूतावास पहुंच गए। भूकंप के बाद शहबाज शरीफ तुर्की जाने वाले थे। वो अपने दौरे का ऐलान कर चुके थे, यहां तक कि तुर्की के लिए अपने मंत्रियों को साथ लेकर निकलने ही वाले थे। लेकिन उसी वक्त तुर्की ने उनकी यात्रा रद्द कर दी। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल फजीहत हो गई। तुर्की तो पाकिस्तान के सबसे पक्के दोस्तों में था, लेकिन तुर्की ने ही शहबाज शरीफ के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा पाकिस्तान को इसलिए चुभने वाला था क्योंकि भारत की तुर्की में जोरदार एंट्री हो चुकी थी। भारत की एजेंसियां तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं, जिसकी तुर्की भी तारीफ कर रहा है। और जब पाकिस्तान के लोग भी शहबाज शरीफ को आईना दिखाने में लगे तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी। अब उन्होंने अपनी पूरी सरकार की वजीहत करवाने का प्लान बनाया और तुर्की को अपना समर्थन देने के लिए इस्लामाबाद में तुर्की के दूतावास पहुंच गए। शहबाज शरीफ वहां अकेले नहीं गए, बल्कि विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री और दर्जनों अफसरों को साथ लेकर पहुंचे। तुर्की के दूतावास को संवेदना व्यक्त करने की चिट्ठी वो कूटनीतिक रास्ते से भी भिजवा सकते थे। यहां तक कि तुर्की के राजदूत को अपने दफ्तर में भी बुला सकते थे। लेकिन राजदूत को मिलने के लिए पूरी सरकार को लेकर पहुंचना सबको हैरान करने वाला है। खासतौर पर जिस वक्त तुर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस कदम को तमाशा कहा जाने लगा। इधर न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के दोस्त ही नहीं बल्कि उसके पाले हुए आतंकी संगठन भी आंखें दिखाने लगे हैं उसे। आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान को तमाचा जड़ते हुए उसे इस्लाम के लिए खतरा बता दिया। इस आतंकी संगठन को पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के लिए बनाया था, जिसने अब TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की राह पकड़ ली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी TTP की तरह पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मतलब पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंक के जाल में फंस गया। एक रोज पहले इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में एक लेख छापा, जिसमें उसने पाकिस्तान को इस्लाम के शरीर का कैंसर बता दिया। यही नहीं, न्यूज 18 के पास इस आतंकी संगठन का वो एक्सक्लूसिव लेख भी मौजूद है जिससे उसने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश की और उसने लोगों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हथियार उठाने और आतंकी संगठन में शामिल होने की अपील की। मतलब ये कि पाकिस्तान के बनाए तुर्की में आए ताकतवर भूकंप के कुछ नए CCTV वीडियो सामने आए जिन्हें वहां की पुलिस ने जारी किया। तुर्की की पुलिस ने बताया कि ये फुटेज मलत्या शहर की है, जिनमें 6 फरवरी को भूकंप के झटके महसूस किए जाने के दौरान की कुछ खतरनाक तस्वीरें कैद हो गईं। एक वीडियो में दिखा कि कैसे भूकंप आने के बाद मलत्या शहर में बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं। उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई जमीन के नीचे से उस जगह को तेजी से हिला रहा हो। चंद सेकंडों के अंदर ही एक इमारत वहां ऐसे गिरती दिखी जैसे ताश के पत्ते हों। एक दूसरे वीडियो में एक आदमी तेजी से इमारत के अंदर से बाहर आता दिखाई दिया, लेकिन वहां भी उसकी जान पर खतरा बराबर बना रहा। उसके सड़क पर आते ही उसी इलाके में मौजूद एक इमारत किसी खिलौने की तरह गिर गई। इसी तरह कुछ और तस्वीरों में भूकंप से मलत्या की जमीन कांपती नजर आई और वहां एक के बाद एक कई इमारतें मलबे में तब्दील होती दिखी। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने दावा किया कि पिछले हफ्ते उनके देश में आए भूकंप इतने ताकतवर थे कि ऐसा लगा था मानो तुर्की में एटम बम फट गए हों। इसलिए तुर्की के 35,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राजधानी अंकारा में भाषण देते हुए राष्ट्रपति रजिब ताइब एर्दोआन ने माना कि 6 फरवरी को तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद धरती के कांपने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सैकड़ों परमाणु बमों के जितना जबरदस्त था। En güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklükte उन्होंने ये तो माना कि तुर्की में इमारतों के निर्माण के नियम सख्ती से लागू करवाने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की आपदा में किसी भी देश का वैसा ही हाल होता जैसा तुर्की का हुआ। उधर तुर्की के गाजियान्टेप इलाके में भूकंप से तबाह हो चुके घरों के मलबे से लोग अपना सामान निकालने पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को वहां आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और शहर के शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच विनाशकारी भूकंप के 9 दिन बाद गाजियान्टेप इलाके में कुछ लोग मलबे से अपना सामान निकालने पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उन लोगों से बातचीत की जो तबाह हो चुके मकानों से सामान निकालने की कोशिश में जुटे थे। I am living in Istanbul, but after this situation I came here firstly to help my family. जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग बच्चों को तबाही के खौफ से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो कि बच्चों के साथ यहाँ गेम खेल रहे थे। तुर्की की सरकार की तरफ से वहां एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है ताकि भूकंप प्रभावित लोगों का इलाज हो सके। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जो इतनी भीषण थी कि कार के भी परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में सड़क के किनारे वो पुलिस वाले खड़े नजर आए, लेकिन तभी वो बेकाबू कार तेज रफ्तार में उनकी तरफ आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद एक पुलिस वाले की वहीं मौत हो गई,
जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। यह हादसा इतनी जल्दी हुआ कि पुलिस वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आरोप है कि कार चलाने वाले आदमी ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के साथ कार में बैठे 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई। जनवरी में सालाना आधार पर भारत का इंपोर्ट कम हो गया, जबकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने की खबर आई। और अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक भारत का एक्सपोर्ट 8.5% बढ़ गया, जबकि जनवरी में सालाना आधार पर भारत का इंपोर्ट करीब $200 करोड़ कम हो गया। उधर स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को उसके पंजे से कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के कई विशेषज्ञों से बात की, जिसके आधार पर दावा किया गया कि अगर चीन वर्सेस ताइवान हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बलि का बकरा बनकर रहेगा। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में रक्षा विशेषज्ञ ये मानते दिखे कि चीन देर सवेर ताइवान पर हमला तो करेगा ही। ये भी बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि अगर ताइवान पर धावा बोला गया तो जंग चीन और ताइवान पर ही नहीं सिमटेगी, बल्कि उसमें अमेरिका भी कूदेगा। और अगर अमेरिका लड़ाई में उलझा तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की दोस्ती का कर्ज चुकाना पड़ेगा। और न चाहते हुए भी अमेरिका का साथ देना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती गहरी करने में कई दशक लगाए हैं। और अमेरिका अपने मतलब के बिना यूं ही किसी पर मेहरबान नहीं होता। इसलिए स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि अगर प्रशांत महासागर में कोई युद्ध होगा तो उसकी आंच से ऑस्ट्रेलिया बच जाएगा, ये सोचना ही बेवकूफी है। चीन से लड़ाई में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का साथ मांगेगा और जंग में उतरने का फैसला लेते ही ऑस्ट्रेलिया की कब्र खुद जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चीन का मुकाबला करने का दम ही नहीं, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इधर दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर के बाहर हिंदू सेना नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा। और दूसरे दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे के दौरान हिंदू सेना नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में बीबीसी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे लोगों ने बीबीसी पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। पुलिस की मौजूदगी में सभी प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक बीबीसी के दफ्तर के बाहर हंगामा किया। कब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर? जब तक ये बीबीसी भारत नहीं छोड़ देता। बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इस तरह का हंगामा दोबारा न हो, इसलिए बाद में बीबीसी के दफ्तर के बाहर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी कर दी गई। लेन देन में गड़बड़ी के आरोपों पर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर एक दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे शुरू किया था, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। उधर मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी सरकार की विकास यात्रा में एक सांड के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बीजेपी की जनसभा थोड़ी देर के लिए रोक दी गई, क्योंकि वो सांड अचानक मंच के नजदीक पहुंच गई। उस वक्त गुना के विधायक गोपीलाल जाटव भाषण दे रहे थे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उस सांड को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से टस से मस नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद उस सांड को वहां से खदेड़ दिया गया। इस बीच रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जो अमेरिका के साथ यूरोप की भी टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। एक दिन पहले बेरिंग सी पर रूस के TU-95 बॉम्बर के उड़ान भरने का वीडियो सामने आया था, लेकिन अगले ही दिन आर्कटिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आ गया, जो खुद रूस की फौज की तरफ से जारी किया गया। वीडियो जारी करने का मतलब ये कि रूस तो खुली चुनौती दे रहा है, रोक सको तो रोक लो। एक दिन पहले बेरिंग सी पर बॉम्बर उड़ाने वाले रूस ने अगले दिन आर्कटिक पर अपने बॉम्बर भेज दिए। TU-160 बॉम्बर ने 13 घंटे तक उड़ान भरी। ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कम रेंज की 12 मिसाइल भी अपने साथ ले जा सकता है। नॉर्वे और स्वीडन के करीब अपने खतरनाक बॉम्बर भेजना कोई छोटी बात नहीं है। ऊपर से वीडियो भी खुद रूस ने जारी किया। उसने साफ कहा कि रूटीन फ्लाइट पर उसके बॉम्बर आर्कटिक के ऊपर पहुंचे और 13 घंटे तक उड़ान भरने के बाद लौट आए। बॉम्बर का जो वीडियो जारी किया गया उसमें हवा में ही उसमें ईंधन भरते हुए भी दिखाया गया। मतलब एक तरह से ये रूस का शक्ति प्रदर्शन भी था, साथ ही यूरोप को सीधी चेतावनी भी। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही TU-95 बॉम्बर ने अमेरिका की सीमा के पास उड़ान भरी थी और उसका वीडियो भी रूस की ही तरफ से जारी किया गया था। ये पश्चिमी देशों को उकसाने के लिए रूस की कोई शरारत है या कोई सोची समझी रणनीति, लेकिन इससे माहौल बिगड़ना तय है। पहले ही समझा जा रहा है कि 24 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे 24 फरवरी करीब आ रही है, बड़ी तबाही के इशारे भी बढ़ रहे हैं। एक दिन पहले जब अमेरिका की सीमा के पास रूस का बॉम्बर पहुंचा था तो उसके साथ रूस के सुखोई 30 फाइटर जेट भी थे। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ थे। अगर बॉम्बर को किसी ने निशाना बनाने की कोशिश की होती तो सुखोई से उसे कड़ा जवाब मिलता। उधर दिल्ली के नागलोई इलाके में मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर के बाद हुए झगड़े में एक लड़के की हत्या कर दी गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें साहिल नाम का वो लड़का बदहवास होकर भागता दिखा, जबकि कुछ लड़के उसके पीछे नजर आए। बताया गया कि साहिल के भाई विशाल की मोटरसाइकिल एक मिनी बस से टकरा गई थी, जिसके बाद उसके ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर विशाल की पिटाई कर दी। बाद में जब साहिल मोटरसाइकिल लेने गया तो उसकी हत्या कर दी गई। पास तकरीबन सभी हथियार थे, लाठी, डंडे, छुरी, चाकू। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर चुनावी साल में राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका पर कांग्रेस में मतभेद की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट नेतृत्व परिवर्तन से कम पर नहीं मान रहे और उनका कहना है कि उन्हें चुनाव से पहले राजस्थान का सीएम बना दिया जाए ताकि चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाए। यही नहीं, खबर है कि सचिन पायलट 17 फरवरी से राज्य में सक्रिय होने वाले हैं और पायलट गुट का मानना है कि अभी ऐलान हुआ तो पायलट 8 महीने तक राजस्थान के सीएम रहेंगे और काफी बदलाव ला सकते हैं। लेकिन पायलट विरोधी गुट का कहना है कि पायलट को महासचिव बनाकर प्रचार समिति का जिम्मा सौंप दिया जाए, जिसकी वजह से हाईकमान कोई फैसला ही नहीं कर पा रही। वेणुगोपाल और खड़गे ने इस बारे में चर्चा भी की, लेकिन वो कोई फैसला नहीं ले पाए और अब वो सोनिया गांधी से बात करने वाले हैं, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि पायलट अड़ गए हैं। वो नेतृत्व परिवर्तन से कम पर नहीं मान रहे। यानी चुनावी साल में कांग्रेस पर गुटबाजी का संकट है जो बीजेपी का फायदा करा सकता है। इस बीच पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मुकाबला रोमांचक रहा, जिसे लाहौर कलंदर्स ने 1 रन से जीत लिया। वहीं मुल्तान सुल्तान्स को एक आसान सा रनआउट छोड़ना भारी पड़ गया, क्योंकि अगर ये चूक नहीं होती तो शायद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। यह आसान सा रनआउट मुल्तान सुल्तान्स के गेंदबाज शाहनवाज दहानी ने लाहौर कलंदर्स की बल्लेबाजी के दौरान 17वें ओवर में छोड़ा, जिसे देख कमेंटेटर भी हैरान रह गए। मैच का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो को देखकर पाकिस्तान कांप उठा। इस एयर शो को पाकिस्तान की मीडिया ने भारत का शक्ति प्रदर्शन बताया, क्योंकि एक तरफ जहां कंगाल हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तुर्की जैसे देश अपने यहां आने तक से रोक चुके हैं, वहीं भारत में दुनिया भर के 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख इस एयर शो में शामिल होने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एरो इंडिया शो में 100 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की बढ़ती ताकत। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने दावा किया कि भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाकर $5 अरब यानी करीब 40,000 करोड़ तक पहुंचाना चाहता है, जिसमें ये एयर शो अहम भूमिका अदा करेगा। वहीं भारत स्वदेशी लड़ाकू विमानों की ताकत में भी इजाफा करने वाला है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वहीं इस एरो इंडिया शो में अमेरिका के 2 B-1B बॉम्बर ने भी हिस्सा लिया और अमेरिका के गुआम बेस से उड़ान भरकर भारत पहुंचे। माना जा रहा है कि इसका मकसद चीन को सीधी चेतावनी देना था, क्योंकि बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में अमेरिका के किसी मामूली लड़ाकू विमान ने नहीं बल्कि B-1B बॉम्बर ने उड़ान भरी, जो अमेरिका के गुआम बेस से 7,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके भारत पहुंचे और आसमान में इतना जोर से गरजे कि चीन के पसीने छूट जाएं। अमेरिका के गुआम बेस में अमेरिका के कई बॉम्बर तैनात हैं, जिनमें B-1B बॉम्बर भी शामिल है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, क्योंकि उसने अब तक इन्हें किसी देश को नहीं बेचा है। लेकिन एरो इंडिया शो में उन्होंने अपना दम दिखाया और उनकी गरज से दुश्मन कांप उठा। इन विमानों के जरिए चीन तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश थी कि भारत और अमेरिका साथ हैं, और अगर समंदर में चीन ने चालबाजी की तो अमेरिका के बॉम्बर भारत की मदद करने के लिए 7 समंदर पार भी आ सकते हैं, क्योंकि एरो इंडिया शो में पूरा फोकस भारत में बने लड़ाकू विमानों पर था। यही नहीं, भारत को लॉन्ग रेंज बॉम्बर की भी जरूरत नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने परमाणु बम बरसाने की ताकत रखने वाले बॉम्बर भारत भेजे, जहां उड़ान भरकर उन्होंने चीन को बता दिया कि अगर उसने भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो अमेरिका और भारत की वायुसेना एक हो जाएंगी और चीन की बखिया उधेड़ देंगी। इधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस नेता के बेटे को अपने शादी समारोह में हवाई फायरिंग करना भारी पड़ गया। पुलिस ने उसकी बंदूक जब्त कर ली, क्योंकि शादी के वायरल हुए एक वीडियो में राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम के कांग्रेस नेता का बेटा अपनी ही शादी में हर्ष फायरिंग करता नजर आया। दूल्हे के अलावा दुल्हन समेत कुछ दूसरे लोग भी हवाई फायरिंग करते दिखे। उसके लाइसेंसी पिस्टल और साथ में कारतूस को विधिवत जब्त किया गया है। अब पुलिस हथियार का लाइसेंस भी रद्द करवाने की तैयारी में है। इस बीच खबर है कि परमाणु हथियारों का दम दिखाने वाले किम जोंग उन के देश में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। दक्षिण कोरिया के मीडिया का दावा है कि वहां हालात इतने खराब हो गए कि सेना के राशन में भी कटौती करनी पड़ गई। यानी दुनिया को आंखें दिखाना किम जोंग उन को भारी पड़ गया। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक 2 दशक से भी ज्यादा वक्त के बाद ऐसा हुआ है जब उत्तर कोरिया ने अपने सैनिकों को दिए जाने वाले राशन में कटौती की हो। मतलब ये कि एक के बाद एक मिसाइलें बनाने वाले उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत खराब है। असल में किम जोंग उन लगातार खतरनाक हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका समेत कई देशों ने उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। पर इसके बावजूद किम जोंग उन ने मिसाइलों का टेस्ट करना बंद नहीं किया। लेकिन खबर है कि इसकी कीमत अब वहां के लोगों को भूखे रहकर चुकानी पड़ रही है।
उधर खबर है कि जंग में अब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि यूक्रेन भी ईरान के हथियारों से लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए वो उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो ईरान से जब्त किए गए थे। ये हथियार उसे मदद के तौर पर अमेरिका से मिलेंगे, जो उसने फ्रांस के साथ मिलकर ईरान से जब्त किए थे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान का हथियारों से भरा एक जहाज समंदर में पकड़ा था। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ये हथियार हूथी विद्रोहियों तक पहुंचाने की कोशिश में था, लेकिन इससे पहले कि उन तक हथियार पहुंचते समंदर में अमेरिकी फोर्स ने ईरान के जहाज को धर दबोचा और उससे रूस में बने कई खतरनाक हथियार बरामद कर लिए। अमेरिका के मुताबिक इस जहाज से उसने कई मशीन गन, दर्जनों एंटी टैंक मिसाइल और करीब 5 लाख से ज्यादा गोलियां अपने कब्जे में ली। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी हथियारों का ऐसा ही एक जखीरा जब्त किया था। बताया गया कि इन्हें अब यूक्रेन की मदद के लिए कीव भेजा जाएगा ताकि जेलेंस्की की सेना रूस में बने इन हथियारों से उसी पर वार कर सके। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिंदे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक होटल पर पत्थरबाजी करते नजर आए। इसके बाद वहां बीच रास्ते पर हंगामा शुरू हो गया। ये पूरा मामला आपसी विवाद का बताया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक शिवाजी कर्डीले के समर्थकों पर शिंदे गुट के एक नेता के होटल पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुट के लोगों को शांत कराया। इस बीच अमेरिका से खरीदे जा रहे प्रेडेटर ड्रोन के सौदे पर भारत ने अपनी एक शर्त रख दी। भारतीय नौसेना चाहती है कि इन ड्रोन में भारत में बने पुर्जों का इस्तेमाल हो, और अगर ये शर्त पूरी होती है तभी भारत अमेरिका से 30 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। जानकारी के मुताबिक नौसेना की मांग है कि भारत को मिलने वाले ड्रोन में 60% सामान स्वदेशी हो, जिसके लिए भारत अमेरिका को $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 48,000 करोड़ रुपए चुकाएगा। और अमेरिका से मिलने वाले ये 30 ड्रोन आर्मी, नेवी और वायुसेना के बीच बांटे जाएंगे, जिनमें हर एक को 10 ड्रोन मिलेंगे। नौसेना का मानना है कि इनमें 60% स्वदेशी सामान होने से बाद में भारत में इन्हें बनाने में आसानी होगी, क्योंकि अमेरिका से हुई डील के मुताबिक भारतीय कंपनियां और DRDO मिलकर ऐसे ही प्रेडेटर ड्रोन बनाएंगी जो भारत के लिए सीमा पर निगरानी का काम करेंगे। इधर दिल्ली के नजफगढ़ में एक लड़के पर अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल गहलोत ने 10 फरवरी को पहले अपनी गर्लफ्रेंड निकी यादव का कत्ल किया और फिर उसी रात किसी और लड़की से शादी रचा ली। लेकिन इससे पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड के शव को अपने घर के पास मौजूद एक ढाबे के फ्रिज में रख दिया। निकी की हत्या से पहले की 2 CCTV फुटेज भी सामने आई, जो कि उसके घर की बताई गई। पहली फुटेज 9 फरवरी की दोपहर की है, जिसमें निकी सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर जाती दिखी। दूसरी फुटेज रात की है, जिसमें निकी घर के मेन गेट पर आकर कुछ देर खड़ी रही और फिर बाहर चली गई। कुछ ही देर में वो घर लौटी और ऊपर चली गई, जिसे देखकर पुलिस ने अनुमान लगाया कि वो किसी के इंतजार में घर के मेन गेट पर आई थी। उसकी अगली सुबह निकी की हत्या करने का आरोप उसके बॉयफ्रेंड साहिल पर लगा। पुलिस के मुताबिक साहिल का प्लान निकी के शव के टुकड़े करने का था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साहिल गहलोत पर निकी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि निकी को उसकी शादी के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। ऐसे में वो निकी को घुमाने ले गया था और उसने तभी अपनी कार में निकी की हत्या कर दी। जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर CCTV फुटेज वगैरह मिल जाए। पुलिस के मुताबिक साहिल और निकी 2018 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन साहिल के घर वालों ने उस पर दूसरी लड़की से शादी का दबाव बनाया। 9 फरवरी को निकी की हत्या करने के अगले दिन आरोपी साहिल ने उस लड़की से शादी भी कर ली। वो अब 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। उधर UN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अल जवाहिरी के बाद आतंकी संगठन अल-कायदा को नया मुखिया मिल गया है। अल-कायदा के इस नए कमांडर पर अमेरिका में हुए 9/11 हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है, लेकिन अभी तक सैफ अल अदल नाम के इस आतंकी को मुखिया बनाए जाने की घोषणा नहीं की गई। हालांकि UN की खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पिछले साल हुई अल जवाहिरी की मौत के बाद अल-कायदा से जुड़े सभी फैसले सैफ अल अदल ही ले रहा है, जिस पर अमेरिका में किए गए 9/11 हमले के आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है। और एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अल अदल ईरान का रहने वाला है, लेकिन UN की आतंकियों की लिस्ट में उसे मिस्र का आतंकी बताते हुए 2001 से ब्लैकलिस्ट किया गया है, क्योंकि 2001 में ही उसे अल-कायदा का मिलिट्री कमांडर नियुक्त किया गया था और तभी से वो खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया। जानकारी के मुताबिक सैफ अल अदल को अल-कायदा में भर्ती होने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसके बाद वो उस वक्त के अल-कायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन का करीबी बन गया। लादेन उस पर इतना भरोसा करता था कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सैफ अल अदल के पास ही थी। इसी दौरान उस पर सोमालिया में 18 अमेरिकी फौजियों के कातिलों को ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। दावा तो ये भी है कि 1998 में तंजानिया में मौजूद अमेरिकी दूतावास के हमले की साजिश भी इसी ने रची थी। लादेन की मौत के बाद जब अल जवाहिरी ने आतंकी संगठन की कमान संभाली, तब भी सैफ अल अदल बड़े फैसले लेने में अहम भूमिका निभाता था
और फिर जब पिछले साल अमेरिका ने काबुल में जवाहिरी को ड्रोन अटैक में मौत के घाट उतार दिया तो अलकायदा की कमान सैफ अल अदल के हाथों में आ गई, जिस पर अब यूएन समेत दुनिया की सारी खुफिया एजेंसियों की निगाह जमी हुई है। इधर मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों के बाहर ड्रग सप्लाई करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से करीब 15 लाख रुपयों की कीमत के ड्रग्स जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नाइजीरियाई मूल का है और वो मुंबई के स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को ड्रग्स बेचता था। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल ने मुच्छड़ पान वाला नाम की दुकान के मालिक शिव कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारी उसकी दुकान पर छापा मारने के बाद की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में मुच्छड़ पानवाला की दुकान से करीब 15 लाख रुपए की प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद करने का दावा किया। उधर सीरिया में विनाशकारी भूकंप आने के एक हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी प्रभावकारी लोग मदद के इंतजार में हैं। तुर्की की प्रभावित लोग जो हैं मदद के इंतजार में हैं। तुर्की की तरह सीरिया में भी भूकंप की वजह से कई शहर तबाह हो गए थे, लेकिन इस त्रासदी के बाद तुर्की में तो दुनिया भर से मदद पहुंचाई गई, जबकि सीरिया के कई इलाकों में लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई। भूकंप के एक हफ्ते बाद भी हजारों लोग बेघर हैं। हालांकि सीरिया की सरकार ने कई जगहों पर राहत शिविरों का इंतजाम किया, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ, क्योंकि कड़ाके की ठंड में कई लोग अब भी जहां तहां डेरा जमाए हुए हैं। उनके पास न तो खाना है और न ही दवा। सीरिया की इस हालत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां के कई इलाकों में विद्रोहियों का कब्जा है और ऐसे में दुनिया के कई देश इस दुविधा में हैं कि वो सीरिया में किस तरह मदद पहुंचाएं, क्योंकि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में राहत टीमों का जाना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस बीच सीरिया के कट्टर दुश्मन सऊदी अरब ने इस आपदा में अपनी दुश्मनी भुला दी। वो सीरिया की मदद के लिए आगे आया और 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरब का कोई विमान सीरिया में उतरा हो। इस विमान के जरिए सऊदी अरब ने सीरिया के भूकंप पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी। वहीं यूएई ने सीरिया की मदद में तेजी ला दी। उसका एक और विमान सीरिया में खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजों को लेकर पहुंचा। भूकंप के बाद से ही यूएई लगातार सीरिया के साथ खड़ा है। इधर लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि राजू दास से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने हाथापाई की। इसके बाद तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें महंत राजू दास होटल से बाहर निकलते दिखाई दिए। तभी सफेद कुर्ता पजामा पहने एक आदमी ने पीछे से उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि इस आदमी ने राजू दास के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद उनके समर्थक उस आदमी से उलझ गए। हालांकि बाद में वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने मामला शांत करा दिया। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस घटना के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद थे। इस बीच एनआईए ने पंजाब के खतरनाक गैंगस्टर लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लखबीर सिंह संधू को आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ की एक अहम कड़ी बताया जाता है और एनआईए के सूत्र तो ये भी कहते हैं कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर पंजाब समेत कई जगहों पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद एनआईए ने लांडा पर शिकंजा कसने के लिए उस पर 15 लाख का इनाम रख दिया। बताया जा रहा है कि लांडा इस वक्त कनाडा में छिपकर बैठा है। आज धरती पर झुका आकाश तो अच्छा लगा, आज धरती पर झुका आकाश तो अच्छा लगा, सिर किए ऊंचा खड़ी है घास तो अच्छा लगा। 100 बात की एक बात कही रामदरश ने, रात कितनी भी घनी हो सुबह आएगी जरूर, लौट आया आपका विश्वास तो अच्छा लगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।